नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात, दुनिया भर में बढ़ती बेचैनी और देश की सुरक्षा, कूटनीति व अर्थव्यवस्था तीनों पर सबसे बड़ा मंथन। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की हाई लेवल बैठक चल रही है। बैठक में रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्री समेत देश की सुरक्षा के सभी बड़े रणनीतिक चेहरे मौजूद हैं। तो क्या भारत किसी बड़े फैसले की तैयारी में है? क्योंकि पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात ने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा से लेकर सप्लाई चेन तक और वैश्विक बाजार से लेकर भारत की आर्थिक स्थिरता तक हर पहलू पर गहन समीक्षा हो रही है। इसी बीच दुनिया की नजरें टिकी है अमेरिका पर, जहां राष्ट्रपति ट्रंप का संभावित संबोधन इस संकट को और किस दिशा में मोड़ेगा, यह भी बड़ा सवाल है। उधर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी अलर्ट मोड पे हैं। तो सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया का संकट वैश्विक टकराव में बदलने वाला है? क्या भारत अपनी ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा को लेकर नई रणनीति बना रहा है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा मौजूद है बीजेपी से राजेंद्र शेखावत जी। स्वागत है राजेंद्र जी आपका। कांग्रेस हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी हैं, बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। एकलव्य सिंह जी भी मौजूद है, विषय विशेषज्ञ हैं, स्वागत है एकलव्य जी। और साथ ही हमारे साथ हैं कर्नल देवानंद जी, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है देवानंद जी आपका। बेहद अहम मुद्दा ये इस लिहाज से भी है कि जिस तरह से युद्ध का दौर जारी है और उसका असर वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में नजर आ रहा है, और ऐसे में सीसीएस की मीटिंग होना। कर्नल देवानंद जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, कितनी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है और इस हाई लेवल मीटिंग से, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जन के जहन में डर भी है कि सीसीएस की मीटिंग हो रही है, क्या कोई कुछ बड़ा होने वाला है, क्या आम जन के लिहाज से कुछ है, या फिर हम इसे ऐसा देखें कि जैसी स्थिति वैश्विक स्तर पर बनी है उसकी तैयारी के मद्देनजर अलर्ट मोड पर भारत है और उसी का परिणाम ये बैठक। जी, जैसे आपने बताया सबसे पहले कि सीसीएस एक अहम बैठक होती है जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री महोदय इसको चेयर करते हैं, और ये तभी होती है तब बहुत अहम, या देश के सिक्योरिटी कहो या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जिस प्रकार आपने खुद ने बताया स्थिति जिसका कोई भी अभी श्योरिटी नहीं है कैसे होगा, तो ये प्रकार की मीटिंग ली जाती है। और मैं इस मीटिंग को बहुत एक अच्छा प्रकरण देख रहा हूँ और सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि ये इस प्रकार से बैठक करते हुए, पहले तो बात यह है कि जो आने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति चल रही है, जहां पर ईरान, इजराइल, अमेरिका जो युद्ध के अंदर उनकी गुत्थम गुत्थी चल रही है, क्लैरिटी कुछ नहीं है। होने को युद्ध कल बंद हो सकता, होने को पता नहीं बंद कब होगा युद्ध। तो उस स्थिति के अंदर जो इस युद्ध से पनपी जो भारत के लिए स्थिति है, उसकी चर्चा करने के लिए मैं मानता हूं शायद उसके अंदर जो चर्चा होंगी युद्ध से लेकर के, वो अगर युद्ध आज खत्म होता है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कल खत्म होता है तो विभिन्न इस युद्ध के पहलू का एक मुद्दा हो सकता है। पर ये बधाई के पात्र, देखिए इस प्रकार की चर्चा करने से हम नागरिकों का मनोबल बढ़ता है कि सरकार सचेत है, आगे क्या हो रहा है, और उसका जिन लोगों को जरूरत है वो एक तरह कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। पर यहाँ युद्ध के अलावा एक दूसरी बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जिस प्रकार से युद्ध शुरू हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री महोदय इजराइल जाते हैं और वो वहां जो भी चर्चा करके आए थे, अब विभिन्न लोग अपने अपने विचार से कहते हैं कि वो युद्ध रुकवाने गए या युद्ध को, पर असली बात यह है कि उनके जाने के बाद जिस प्रकार से आकर के भारत के अंदर के मैं देख रहा हूं, एकमात्र दुनिया का देश है जहां पर अभी तक तेल के भाव इस कदर नहीं बढ़े हैं, जहां दुनिया में चारों तरफ त्राहीमाम मच चुकी है। हाँ, इफेक्ट आ रहा है भारत के ऊपर, आना लाजमी है, इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं हो सकती। पर अभी एक स्थिति और गंभीर हो रही है पाकिस्तान का, जिस प्रकार से 2-3 दिन पहले एक सरफिरे ने स्टेटमेंट दिया था अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो वो दिल्ली और मुंबई पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो इसके अंतर्गत, और दूसरी बात एक ही है कि मैं सैन्य अधिकारी होने के नाते मेरी जानकारी दे सकता हूं, ये अब वो समय आ रहा जहां पर कश्मीर के अंदर हमारे जो बर्फ के पासेज हैं वो खुलने का समय आ चुका है। और एक खबर और मिलने को मिली है कि वहां करीब 150 से 200, एक आंकड़ा जो पब्लिक डोमेन में आता है, पूरी चीजें नहीं आती हैं, उतने उग्रवादी वहां पर बैठे हैं। पाकिस्तान किसी फिराक के अंदर है, कोई न कोई
ऐसी गतिविधि करने का। अब उसका स्टेटमेंट, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की स्थिति चल रही है, वहां पर मिलिटेंट्स और भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, तो इनके बीच में हो सकता है कि कोई बड़ा सरकार को फैसला लेना हो इस पाकिस्तान को लेकर के। और सबसे बड़ी बात, अब देखिए जिस प्रकार युद्ध के अंदर ट्रेड रूट्स हमारे बंद हो चुके हैं, अब हमारे हॉर्मुज की भी दिक्कत है, थोड़े दिनों में रेड सी पे हुती अपना वहां पर डांस करना शुरू कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम है। अब यहां हो सकता है, जो मैं देख रहा हूं, मुझे नहीं पता है, वो ये है कि पीओके को लेने का शायद समय आ गया हो, और पीओके को लेने से हमारी अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल यूरोप और रशिया के साथ हमारा ट्रेड द्वार खुल जाएगा। अब ये मजबूरी भी हो सकती है और उचित समय भी हो सकता है। तो कुछ बड़े रणनीतिक फैसले सरकार लेगी, जो मैं मानता हूं सरकार ही क्लैरिफाई कर सकती है, पर हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। और जैसा आपने कहा कि कहीं डर भी, मैं नहीं मानता। एक सामान्य व्यक्ति आज बड़ा इन्फॉर्म्ड है, वो मोबाइल के माध्यम से, और वो देख रहा है सही क्या है गलत क्या है। रीजनेबली कॉन्फिडेंट है हम लोग कि सरकार ने जिस प्रकार से अभी तक अच्छे कदम उठाए, आगे भी अच्छा ही करेंगे। हमारी शुभकामनाएं। ठीक है राजेंद्र शेखावत जी, जहां पूरी दुनिया असमंजस की स्थिति में है अभी इस वक्त, ऐसे में सीसीएस की मीटिंग होना, ठीक है, देवानंद जी ने कहा कि हम सकारात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन जहन में तो है कि कुछ बड़ा क्या फैसला हो सकता है, कैसे इसे देखा जाए? ऐसा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग है आज प्रधानमंत्री जी जो ले रहे हैं, वो बेसिकली 5 एजेंडों पे होगी। पहला एजेंडा ये है कि जो कच्चा तेल है जो हम आयात कर रहे हैं, वो कच्चा तेल का आयात, तो उसके लिए हम आपात योजना क्या बनाएं कि हमारे देश में कच्चा तेल आता रहे। क्योंकि जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय समस्या चल रही है, अमेरिका और इजराइल के साथ जो ईरान का युद्ध चल रहा है, और इसी बीच में जो हॉर्मुज जल मध्य उसके बीच में से जो रास्ता समुद्री है, वहाँ जो समस्या खड़ी हुई है, उसको लेकर यह है कि हमारे देश में कच्चा तेल है आता रहे। तो सबसे पहला एजेंडा तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का है। दूसरा ये है कि हमारे देश में किस तरह से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जो कि पहले हुआ नहीं करता था, ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए, इसके ऊपर कैबिनेट कमेटी है वो मीटिंग कर रही है कि वो कितना होना चाहिए। अभी हमारे पास लगभग 10 दिनों का हमारे पास में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, तो उसको और कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर चर्चा होगी। क्योंकि परिस्थितियाँ जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे, विश्व पटल पे जिस तरह से रोज़ बदलती जा रही है, उसमें हमारे को हमारी रणनीति को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को देखने की आवश्यकता है, हमारे लोगों की सुरक्षा और सप्लाई बनी रहे उसकी आवश्यकता है। तीसरा जो इसमें एजेंडा है वो है समुद्री मार्गों की सुरक्षा। जिस तरह से हमारे जहाज आ रहे हैं गैस और कच्चा तेल लेके, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, इसके ऊपर भी इस कमेटी की मीटिंग के अंदर विचार किया जाएगा। चौथा, इस मीटिंग में जो हमारे पश्चिम एशिया में लगभग 90 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग जो हमारे भारतवासी रह रहे हैं, जो वहाँ अपना रोजगार के लिए गए हुए हैं, कोई शिक्षा के लिए गए हैं, कोई मेडिकल के लिए गए हैं, उन लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए, उन लोगों को अगर आवश्यकता हो तो उनको कैसे भारत लाया जाए, उन लोगों की किस तरह से वहाँ पे किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनमें हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, इस विषय पर भी इस पे विचार होगा। इसके अलावा भारत में किस प्रकार से तेल और गैस की सप्लाई निरंतर बनी रहे, यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो और ये सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहे, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये बहुत ही आपात स्थिति के अंदर इस तरह की बैठक की जाती है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है, ये पहले से ही जो परिस्थितियाँ आने वाली है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, उन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का पहले से ही समाधान और सुरक्षा किस तरह से देश को मिले उसके बारे में जरूरी भी है, क्योंकि जिम्मेदारी उन पर है कि देश में वैसे हालात ना बने जो दूसरे देशों, कई ऐसे देश है जो इसे फेस भी कर रहे हैं। राजेंद्र आर्य जी, सीसीएस की मीटिंग बहुत अहम होती है, ये हर किसी को पता है, और बहुत ही ऐसी स्थिति बनती तभी मीटिंग बुलाई जाती है। 22 मार्च को भी बुलाई गई थी, कुछ अहम फैसले लिए गए थे। पीएम मोदी ने भी ये कहा था कि हमारी कोशिश यही है कि रिजर्व में चीजें हो, हालात यहाँ पर बिगड़े ना, और ज्यादा पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन राजेंद्र आर्य जी, आज भी ये मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग से पॉजिटिव तौर पर, सकारात्मक तौर पर उम्मीद की जा रही है कि कुछ अहम फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। वो क्या होंगे, मीटिंग खत्म होने का ये बाद में तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं, विपक्ष इसे कैसे देखता है, कितना जरूरी है इस पर अहम फैसला लेना ताकि वो स्थिति या वो तस्वीरें ना बने
जो दूसरे देशों में है या फिर जिसका जिक्र बार बार विपक्ष कर रहा है? देखिए श्वेता जी, इस देश में दो तरह की खबरें चल रही है। शाम को मीटिंग होती है सीसीएस की और दिन में चुनाव सभाएं होती है, जिसके अंदर तमाम तरीके के झूठ बोले जाते हैं कि साहब देश में किसी भी तरीके का पेट्रोलियम संकट नहीं है, ऊर्जा का संकट नहीं है, गैस का संकट नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मतलब एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री और हरदीप पुरी जैसे पेट्रोलियम मिनिस्टर, जो कि एप्स्टीन फाइल के अंदर मतलब उनके जिक्र है, और ये मैं बता रहा हूँ श्वेता जी, इस दुनिया के ऊपर ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ एप्स्टीन फाइल की वजह से थोपा गया है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप की हालत खराब थी, ट्रंप की हालत खराब थी, इधर आपके नेतन्याहू की, इन दोनों की वजह से ये युद्ध पूरी दुनिया के ऊपर थोपा गया। उसका परिणाम आज देख लिए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात हो, चाहे अमेरिका के अंदर बात हो, चाहे इजराइल के अंदर बात हो। अभी मैं एक इजराइल के सैन्य प्रवक्ता की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमें भी 15,000 सैनिकों की जरूरत है। अमेरिका के अंदर सेना का मतलब युद्ध का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, 90 लाख लोग सड़कों पे आ गए। तो आज आप सोचिए कि मतलब ट्रंप के पागलपन और नेतन्याहू की जिद ने इस देश के और दुनिया के ऊपर युद्ध थोपा। इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी किसी ना किसी रूप में अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि 26 फरवरी को वो वहां पे जाके सम्मान ग्रहण कर रहे थे। तो आप देखिए, आपने पूरी तरीके से देश की कूटनीति, विदेश नीति और तमाम नीतियों का मखौल बना दिया। आज देखिए जिस तरीके से हमारी ऊर्जा जरूरतें जब ईरान पूरी करता था 2019 मई तक, या रशिया हमारी पूरी करता था, ट्रंप के आगे हमने घुटने टेके, वो तमाम हमने रिश्ते खत्म किए। मैं एक बात कहता हूं, आचार्य चाणक्य ने एक बात कही है कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है ना, उस देश की प्रजा को भिखारी होने से कोई नहीं रोक सकता। राजेंद्र जी, सुनिए देखिए, सुनिए, व्यापार और आधार क्या, व्यापार और देश की जो जरूरत है ना, या देश की रक्षा है या देश की सुरक्षा है, उनके बीच में कभी भी मिश्रण नहीं हो सकता। और दुर्भाग्य से अभी ट्रंप के साथ एक कॉल के अंदर मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉल थी, वो एलन मस्क उसके अंदर किस हैसियत से था भाई? झूठ आप बताइए। एलन मस्क, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का खुलासा किया। आपके इतने बड़े न्यूज़ चैनल पे इतनी बड़ी फैक्चुअली झूठ बात बोली जा रही है, जिसका खंडन इंडिया ने कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अगर इन चारों का जवाब देने के लिए मुझे अकेले नहीं, आप तो अपनी बात रखिए, लेकिन अगर उसमें किसी का कमेंट होगा तो वो तो करेगा, क्यों करेगा? जब उनकी बारी आई तो बोलिए। एलन मस्क किस हैसियत से था? एलन मस्क किस हैसियत से था? मैं जवाब ले लूं, पूछना चाहता हूं। अरे था वो कॉल के ऊपर था, उसने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स मीटिंग को लेकर कर रहे हैं। राजेंद्र जी, फिर आप कहीं और जा रहे हैं। आपको अगर नहीं पता है तो आप जाके चेक कर लीजिए। ठीक है राजेंद्र जी, आपने बात रखी, हम सीसीएस की मीटिंग को लेकर बात करें। आपने इसमें एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से ये दोनों युद्ध इस वजह से। चलिए चलिए, विषय विशेषज्ञ एकलव्य जी करूंगा, एकलव्य जी इस पर आप कमेंट, फिर मैं आगे इसको बढ़ाती हूँ बात। इनके पास क्या है कि हम बात सीसीएस की मीटिंग को लेकर कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, पूरे देश की नजरें इस पर है, स्थिति ऐसी बनी तो क्या है? प्रधानमंत्री चुनाव सभा में झूठ नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री चुनाव सभा में कोई गैस की किल्लत नहीं है। अरे गैस की, चलिए राजेंद्र जी एक सेकंड, आप बताइए मुझे, 5 बार आपने राजेंद्र जी मुझे कमेंट लेने दीजिए। आपने अपनी बात रखी, सबने अपनी बात रखी, सबने सुना। अब ठीक है एकलव्य जी, नहीं अब सब शांत है ना, सब शांत है, ठीक है एकलव्य जी। देखिए श्वेता जी, माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी की अगर बात मान ली जाए तो मेरे ख्याल से मोदी जी शायद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का ही नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। तो सिर्फ इसलिए, अरे सर मैं देखिए ऐसा है कि आपके बीच में बोला नहीं, आपके बीच में बोला नहीं, चरित्र हनन करने वाले लोग सोनिया गांधी को बचाएंगे। चलिए पहले सुनने, चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी ना, सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं कुछ सुना। अब देखिए आपकी बात नहीं सुन रहे थे तो आपने नहीं सुनने दिया, नहीं बोलने दिया आपको। एक सेकंड रुकिए श्वेता जी, हमारी विदेश मंत्रालय ने और व्हाइट हाउस ने दोनों ने इस बात का खंडन स्पष्ट तौर पे किया कि इलॉन मस्क ने उस कॉल को ज्वाइन नहीं किया था। तो मुझे नहीं पता कि ये मतलब ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने झूठ खबर छापी है क्या? आप इस बात का जवाब दो। आप जिसके टुकड़ों में पलते हो ना, जॉर्ज सोरोस, वही न्यूयॉर्क टाइम्स को फंड करता है, समझे? यहाँ पे देखिए श्वेता जी, फालतू की बिना आधार की अगर बातें करिए या सीसीएस के बारे में बात करने दीजिए। अगर आपको मुद्दे पे बात करनी है तो सुनिए राजेंद्र जी, राजेंद्र जी एक सेकंड रुकिए, मुझे उस बात को देखिए, अगर देश में संकट है तो प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री झूठ बोलना बंद करें पहले चुनाव सभा में जाकर। मीटिंग का मतलब संकट ही नहीं है, लेकिन ये मीटिंग के
बाद भाई, क्या है ऐसा वो है, तो झूठ मीटिंग सच खत्म का होने के फैसला बाद तो तस्वीर जनता साफ कर होगी। देगी। पहले बात तो सुनिए, विक्रम जी आप अपनी बात बार-बार रखिए। कुछ छुपाते फिर राजेंद्र जी आप चर्चा ही नहीं कर सकते, फिर वही शुरू हो गया। राजेंद्र आर्य जी 1 सेकंड से पूरा वक्त दिया आपको, अपनी बात रखिए, दूसरों को बोलने दीजिए। आपको ऑब्जेक्शन होगा नहीं, मत दीजिए उनके बात का जवाब, अभी उनको अपनी बात रखने दीजिए एक बार, उसके बाद आप जवाब ले लीजिएगा। जिस मुद्दे पे बात करना आप उस पर बात नहीं करना चाहते। श्वेता जी आपकी बात को भी सुना गया है सर। एक बात सुन लो। देखिए श्वेता जी, ये जो झूठ के आधार पे कोई डिबेट नहीं हो सकती। देखिए श्वेता जी, मामला बड़ा सिंपल है। झूठ के आधार पे, अरे वो तो फैसला हो रहा है, जनता लगातार करती जा रही है। आप मुंह दिखाने श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आज की ये जो डिबेट है, राजेंद्र जी बस 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए आप। देखिए श्वेता जी, आज की आपकी ये जो डिबेट है, इसका मुद्दा था सीसीएस की मीटिंग, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग। और देखिए सीसीएस के जो सदस्य होते हैं वो ये होते हैं जो कि देश के सबसे बड़े डिसीजन मेकर्स होते हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि, और इस मीटिंग में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हेड्स हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस हेड्स हैं, उनको भी इंक्लूड करा गया है। और ये श्वेता जी रेगुलर बेसिस पे जब से ये वॉर शुरू हुई है, ये तीसरी बार ये मीटिंग हो रही है। और ये इसलिए है श्वेता जी कि जो पूरे विश्व में जो ऊर्जा का जो संकट है, उसकी वजह से पूरे विश्व पे जो काले बादल छाए हुए हैं, और उसमें हमने देखा है कि वो काले बादल कई जगह बरस भी चुके हैं। आज ही 2 बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ये बताया है कि उनके यहाँ ये स्थिति आ चुकी है कि आप लोग कोशिश करें कि अपनी गाड़ियों में नहीं ट्रैवल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं। ये स्थितियां हैं। और देखिए श्वेता जी, एक अब क्यों ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है कि जब काले बादल छाए हैं तो, और जो अनसर्टेनिटी है, जिस तरह के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि ये किस स्तर तक ये लड़ाई जाएगी। तो अगर कोई काले बादल छाए हैं और अगर वो बरस सकते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं ना। तो प्रिपेयर करने के लिए हम 2 चीजें करते हैं। हमारे हाथ में कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल होते हैं। जो कंट्रोलेबल होते हैं उन पे हम एक्शन करते हैं, वो भी इसी तरह की मीटिंग में डिसाइड होता है। जो अनकंट्रोलेबल होते हैं उनके लिए भी हम प्रिपेयर करते हैं कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। भाई आप देखिए श्वेता जी कि आज की स्थिति यह है, अब जैसे होम मिनिस्टर जो है, इंटरनल सिक्योरिटी भी कहां इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रधानमंत्री जी ने जो सदन के पटल से भी दोनों ही सदनों में कहा था कि ऐसी सिचुएशन में बहुत आवश्यक है कि हम एक टीम की तरह पूरा देश काम करे, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, ताकि इसमें जो अभी जो भारत के साथ सिचुएशन है उसमें 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। वो है एक तरह से काला बाजारी, दूसरा आपका जिसे जमाखोरी कहते हैं, और तीसरा जिसे दुष्प्रचार कहते हैं। अब ये यहाँ पे मतलब माननीय कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि लोग अपना दम तोड़ रहे हैं। सच्चाई ये है, सच्चाई ये, अरे एक सेकंड रुक जाइए, अरे रुक जाइए, आप अपने जब आपकी जवाब, अरे सर आप कौन जिम्मेदारी लेगा? उनकी लाइनों के अंदर दम तोड़ा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार ने खुद, प्राइम मिनिस्टर ने। श्वेता जी देखिए, तथ्य ये है कि वो इसलिए नहीं मरे, खुद ही बताया, बोला साहब कोविड जैसी सिचुएशन है। तो श्वेता जी वो इनके दुष्प्रचार की वजह से मरे, ऑयल की कमी की वजह से नहीं मरे, गैस के सिलेंडर की कमी की वजह से नहीं मरे, इनके दुष्प्रचार की वजह से मरे। सच्चाई यह है कि 13 मार्च को हमारे यहाँ पे 50 लाख सिलेंडरों की सप्लाई थी और 90 लाख की डिमांड हो गई थी इनके दुष्प्रचार के कारण। आज की स्थिति यह है कि 50 लाख की डिमांड है और 60 लाख की सप्लाई है। ये सच्चाई है इनके दुष्प्रचार की वजह से। बिल्कुल ठीक आपने। देखिए पैनिक सिचुएशन हुई तो बार-बार यही कहा जा रहा था, पैनिक सिचुएशन तब अगर सुनिए राजेंद्र जी, मतलब संसद के अंदर का बोला कोविड जैसी सिचुएशन एक और 25 तारीख को मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये श्वेता जी आपके सुनिए सर, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता ना कि आपको जो मन होगा वो बोलेंगे। दूसरी बात है जब वहां सिचुएशन, अब अगर आम जन पर यह फैला दिया जाए कि अब गैस नहीं मिलेगी, गैस खत्म होने वाली, तो लोग निकल पड़ेंगे घर से, कतारों में लग जाएंगे कि भाई हमें सिलेंडर मिल जाए, सिलेंडर मिल जाए।
जिसके घर में गैस नहीं सब होगी वही स्टॉक भी निकलेगा। करेंगे, किसी के आप 2 निकलेगा, सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है, जो गरीब है वही निकलेगा, इसलिए भी कटा कोई सड़क पे गया, जिसके घर में गैस है वो नहीं निकलेगा, लेकिन गरीब जिसका रोजगार छिन गया ये सब मुद्दा बना रहे हैं आप, मुद्दा बना रहे हैं आप, मुद्दा बना रहे हैं। अभी आपके चैनल के पटल से इतना बड़ा झूठ कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी सिचुएशन है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोविड में जैसे सारे देश ने मिलकर एक संकट का समाधान किया था, उस स्पिरिट से हमें काम करना है, और ये यहाँ पे झूठ फैला रहे हैं कि कोविड जैसी सिचुएशन है। कर्नल देवानंद जी, मैं 2 मिनट देवानंद जी, एक बात ये है कि ये स्थिति हमारे मुद्दे से भटक गए हैं। जो चर्चा हो रही थी उसके अंदर जिन मुद्दों की अहमियत पे जैसे हमारे साथी लोगों ने बताया, मैं यहाँ जैसे तेल की चिंता है, बिल्कुल है, लाइनें लग रही हैं, आज शायद नहीं लगी हैं, आने वाले समय में युद्ध चला तो लगेंगी और उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मोदी जी के आसमान से गैस लाएंगे भैया, नहीं हो सकता, देश को तैयारी करनी पड़ेगी। नंबर 2, दूसरा जो मुद्दा हो सकता है जिसकी ओपनली चर्चा नहीं की जा सकती, जैसे मैंने बताया पीओके और पाकिस्तान का खतरा। तीसरा इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले कहा है कि भाई 31 मार्च को हमने नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है, तो उस बारे में भी हो सकता है कुछ चर्चाएं करते, कुछ बांग्लादेश में नई सरकार बनी है, नेपाल में बनी है। और लास्टली देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं, इस तेल के पीछे जो सुरक्षा का मामला है, अभी हमारे साथी कोई बोल रहा था ईरान मित्र और पता नहीं क्या है। मैं एक बात देश को बता दूं कि दुनिया में कोई देश किसी का मित्र नहीं होता, अपने अपने स्वार्थ होते हैं। ईरान वही देश है जिसने हमारे 370 हमने हटाया तो हमारे विरोध में खड़ा हुआ। जब हमारे ये कश्मीर के अंदर कोई भी हमारे ऑपरेशंस होते थे तो हमारे लोगों को भड़काने का काम किया करता था। और तीसरी बात, जब जिन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हमास, हिजबुल्लाह, हूती और शिया मिलिशिया को ये इन्होंने जन्म दिया है, तैयार किया है, पाला पोषा, वो हमारे आकर के पीओके के अंदर रैलीज करते हैं और उसके उपरांत पहलगाम हमला होता है, तो मैं तो उसको हमारा मित्र नहीं मानता हूं। दूसरी बात, अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या डिप्लोमेसी करते हैं उनकी बात है, पर जो अब खतरा बढ़ सकता है। एक आप देखिए, पक्ष हमें सीसीएस का जो मुद्दा है, लड़ाई कल खत्म हो परसों हो, पर ये युद्ध ऐसा छिड़ चुका है, कारण किसी के भी हो, इसका अंत नजदीक नहीं है और ये टर्बुलेंस चलते रहेंगे। उस टर्बुलेंस में भारत को भी सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है, और वो जैसे पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहा है, और ईरान जो अपने पड़ोसियों को नहीं माफ कर रहा, उसको क्या देरी लगेगी, कभी किसी प्रकार का खतरा हमारे भी संसाधन पे हो सकता है। तो उसके लिए हाल ही में मैं कोई 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस तैयारी के लिए कुछ पैसे की चर्चा सरकार द्वारा की गई है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। और वो सुदर्शन चक्र जिसको हमने तैयार करना है, ऑपरेशन सिंदूर में छोटा इलाका था, अब पूरे भारतवर्ष को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो मैं मानता हूं उस पर कुछ अहम खरीदारी एक्सपेंडिचर के फैसले और उसका फैसला करना होगा, और उस लिहाज से भी वक्त हो रहा है। देखिए भैया, अगर तेल के सिलेंडर की आपकी गैस की लाइन लगेगी तो यहाँ हिंदुस्तान में थोड़ी गैस पैदा हो रही है, हम तो तैयारी कर सकते हैं ना। अब तैयारी में वो कौन सा हमारा चाचा लग रहा है जो हमको पहले देगा? तो देखिए, मनोबल ना गिराओ देश का, समस्या आएगी, मुकाबला देशवासी करेंगे, तैयारी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, तैयार छीटा जबरदस्ती नहीं करें। आग्रह है, बाकी मर्जी आप। फाइनल कमेंट सर। राजन जी, ऐसा है कि हमारी जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सतर्क है, सजग है। जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बन रही है उसमें हमारे देश के लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए, और मैं समझता हूं कि इसकी तैयारी पिछले 10 सालों में पूरी तरह से की गई। आप ये देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के जो तेल का आयात है वो 6.9% बढ़ा है, और उसी का कारण है कि आज हम 50-60 दिन तक का हमारे पास रिजर्व है तेल का और गैस का, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो भी 10 दिन का है। ये आपको बताऊं कि कांग्रेस के समय में नहीं था। कांग्रेस के समय में तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 0% था, उस समय इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी इस बारे में। शॉर्ट पिक फाइनल कमेंट, वक्त खत्म हो गया। देखिए, आज 1 अप्रैल है, 900 से अधिक दवाएं महंगी हो चुकी है, टोल टैक्स महंगा हो चुका है, स्पीड पोस्ट 34% बढ़ चुका है, स्टील सामान, सिरामिक, आपका निर्माण इंडस्ट्री, तमाम चीजों के बढ़ा चुके हैं। देश को लाइनों में लगाकर, देश के ऊपर महंगाई थोपकर प्रधानमंत्री कभी तो पाकिस्तान की आड़ में छुप जाएंगे, कभी वो हिंदू मुसलमान करने लग जाएंगे। लेकिन देश सवाल ये पूछता है कि आप ये बताओ कि आपकी गलत नीतियों की कीमत 140 करोड़ देशवासी क्यों चुकाए? आप प्राइम मिनिस्टर के अपने शौक पूरे करने के लिए बने हो क्या? श्वेता जी, मैं बड़ा क्लियर हूं कि ये जो एक वैश्विक संकट है,
इसमें प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष 12 वर्ष की बात नहीं है। यदि अगर 25 वर्ष से उनकी आप प्रशासनिक रूपरेखा को देखेंगे तो उनके कोर में जो आम आदमी है उसको कम से कम तकलीफ हो ऐसे क्राइसिस के समय, वो उनका फोकस रहता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं श्वेता जी, हमारे जो देश की आम जनता है ना, उसकी भी सहज बुद्धि को कम नहीं आंकना चाहिए। ये इनके इस दुष्प्रचार से वो भ्रमित नहीं होने वाले, वो भी ये जानते हैं कि ये एक वैश्विक संकट है और जिस स्पिरिट से कोरोना के टाइम में उन्होंने सरकार का साथ दिया था, ये संकट बढ़ा तो भी इस देश की जनता सरकार का साथ ही देगी। और इसीलिए सीसीएस की मीटिंग में ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि भैया बाहर के संकट को देख लेंगे, इकोनॉमी को बढ़ा लेंगे, अपने अंदर के कतारों को कैसे संभालना है ये भी डिस्कस हो गया। राजेंद्र जी बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी आपका भी, राजेंद्र जी बहुत शुक्रिया। एकलव्य जी, कर्नल देवानंद जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए बहुत ही अहम वक्त है ये, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्लोबल टेंशन जिस तरह से, और इसी को लेकर ही दिल्ली में महामंथन जारी, जहां सीसीएस की मीटिंग हो रही है, मीटिंग चल रही है। मीटिंग खत्म होने के बाद भी क्या सामने आता है ये भी हम नहीं कह सकते कि 100% बातें सामने आ जाए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होती है, अहम फैसले सरकार लेती है। लेकिन समझना ये होगा कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि जब हम सरकार के फैसलों को लेकर उस पर सवाल उठाए, बल्कि ये वक्त एकजुटता का है कि जो वैश्विक संकट है पूरे विश्व में, उससे अभी हम दूर हैं, लेकिन ये जल्द ही हमारे तक पहुंच सकता है, हमारे लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? कितनी तैयार सरकार है, और सरकार जो फैसले लेती है उसमें हम कितने साथ हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है, तीसरा उसका फायदा उठाता है। तो लड़ाई देश के बाहर दूसरे देश से हो और उस युद्ध का हमें जो नुकसान हो रहा है वो ना होने पाए, उसके लिए हमारा एकजुट होना जरूरी, ना कि हम अंदरूनी तौर पर हिंदुस्तान के अंदर ही आपस में भिड़ जाएं, आपस में लड़ जाएं, एक दूसरे पर सवाल उठाएं और तैयारी की जगह वक्त जाया इसमें करें। तो सोचने की बात है, और आम जनता भी सक्रिय इंतजार जरूर है कि मीटिंग में क्या फैसले लिए जाते हैं, उसके लिए हमें कितना प्रिपेयर होना है, क्योंकि ये वक्त एकजुटता का है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।